Hi guys, I'm Nishan Chara. I'm a software engineer at Microsoft. I have interned at Samsung Research Institute, Bangalore, and I have won Smart India Hackathon. So this is my introduction. अब आगे वीडियो शुरू करते हैं. Internships, placement, how to get off-campus referral, reality of 42 lakh CTC, development, competitive programming, how to use LinkedIn, लवबब भरभैया की 450 क्वेश्चंस वाली शीट and all its resources. अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है तो आई हैड अ रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन विद निशांत भैया रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. तो एंड तक देखना, बेनिफिशियल रहने वाली है. लेट्स स्टार्ट. सो निशांत भैया ने लास्ट वीक ही माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. Thank you यार, thank you so much. Okay, so this podcast I want to make from a perspective of a student who is seeking opportunity for a placement or internship perspective, particularly. So considering having a lot of questions in mind and considering you made a lot of content regarding internship, placements, opportunities, how to get resources और कैसे proceed करना चाहिए if he or she wants to get at that point. बेसिक जो है वो तुम्हें DSR को करना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मतलब उसको स्किप नहीं कर सकते. वो करने के बाद यू नीड सम प्रोजेक्ट्स. ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाओगे? प्रोजेक्ट्स के लिए यार हैकाथॉन्स सबसे सही रिसोर्स होता है. मतलब अपने दोस्तों के साथ जाओ, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें एक थीम मिल जाएगी, उस थीम पे कोई एक सॉल्यूशन सोचो एंड सॉल्यूशन को फिर तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो एक तुम्हारा बढ़िया प्रोजेक्ट बन जाएगा. एंड अगर बाई चांस तुम हैकाथॉन जीत जाते हो तो यार अचीवमेंट भी हो गई वो. ठीक है, तो मतलब एक दोनों हाथों में लड्डू वाला सीन हो जाता है अगर हैकाथॉन जीत भी जाते हो. आप खुद स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के विनर हो तो कंसिडरिंग दैट इट इज़ अ गुड अचीवमेंट. राइट, क्योंकि यार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन तो मतलब एक फिर दूसरी चीज़ ही हो जाती है. वो तो नेशनल लेवल हैकाथॉन है, वो जीत गए तो फिर तो मतलब इंटरव्यूअर्स काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं, वो बढ़िया चीज़ होती है. बट इन जनरल भी अगर तुम कोई भी हैकाथॉन वगैरह जीतते हो ना, उससे भी काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे कि हाँ इसने थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी करी है, इसको डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है. बाकी यार एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू डेवलपमेंट इन द कंपनी. हाँ एग्जैक्टली. तो ये बिल्कुल सही बात बोली चिराग तूने कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमें क्या करना होता है, एंड में डेवलपमेंट ही करनी है. तुम्हें ऐप्स डेवलप करने होंगे, मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करने होंगे, वेबसाइट्स बनानी होंगी, मतलब कुछ भी जो भी करना होगा डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होने वाला है. तो जो डी एस एल्गो पे क्यों जज करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आता है कि यार डी एस एल्गो से क्यों पूछते हैं. तो अब काम तुम्हारा डिफाइंड नहीं होता. इफ़ यू जॉइन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर तो मैं वो कुछ भी करा सकते हैं. तुमसे वो एंड्रॉइड करवा सकते हैं, iOS करवा सकते हैं, वेब करवा सकते हैं, मशीन लर्निंग करवा सकते हैं. तो वो उन चीज़ों पे तो जज कर ही नहीं सकते क्योंकि उन पे तो तुम्हें ले ही नहीं रहे. वो किस पे लेते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे लेते हैं. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ चेक करने के लिए यार जो एक चीज़ है वो हमेशा चलती आ रही है, वो तुम्हारा है डी एस एल्गो. कि डी एस एल्गो से तुम्हारा पता चल जाता है कि यार तुम्हें एक प्रॉब्लम दी गई, तुम उस प्रॉब्लम को क्या डिड्यूस कर पा रहे हो स्मॉलर प्रॉब्लम में, और उसको किसी डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से डिफाइंड है उनको यूज़ करके सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे. तो यही होता है मतलब मेन तुम्हारा कि तुम्हारे इंटरव्यू में भी यार ये चीज़ मैटर करती है कि तुमने सोचा कैसे, तुम कितने क्लोज पहुंच पाए सॉल्यूशन के, ना कि तुमने फाइनली यार जो सॉल्यूशन बताया वो चल रहा है कि नहीं चल रहा. मतलब इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी ही देख रहे होते हैं कि तुम कैसे उस सॉल्यूशन तक पहुंचे हो, कैसे तुमने यार हाँ एग्जैक्टली अप्रोच, कैसे तुमने ब्रूट फोर्स सोचा, ब्रूट फोर्स को कैसे तुमने ऑप्टिमाइज़ किया, उसमें क्या ऑप्टिमाइजेशंस लगाई, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में आया, कितनी जल्दी फास्ट तुम चीज़ें हिंट को कैच कर पा रहे हो, कैसे चीज़ें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं. एंड मतलब यही रोड मैप नहीं है, रोड मैप तुम्हें अपना खुद का ही डिफाइन करना पड़ेगा. बस रिसोर्सेज तुम फॉलो कर सकते हो, तुम्हें प्रोजेक्ट्स करने ही पड़ेंगे, तुम्हें डी एस एल को करना ही पड़ेगा. तो बेसिक यही सारी चीज़ें हैं यार. तो फ्रॉम द नोट विच यू एंडेड के प्रोजेक्ट्स करने ही पड़ेंगे, डी एस एल को करना ही पड़ेगा. तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहता है रिगार्डिंग माई बैच. आई एम फ्रॉम LNM IIT जयपुर. तो मेरे बैच के बच्चों में भी कन्फ्यूजन है कि क्या प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कि डी एस ए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट क्या प्रोजेक्ट्स उतने मैटर करते हैं. बिकॉज सम कंपनीज इफ़ दे कंसिडर स्टार्टअप और MNC तो थोड़ा डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है अप्रोच का. तो यू हैव टू मेक अ बैलेंस बिटवीन देम आई गेस. राइट. तो यार जब तुम किसी से रेफरल वगैरह मांगते हो ना, या तो वो दो चीज़ें देखेंगे, या तो तुम्हारे देखेंगे कोडशेफ कोड फोर्सेस की रेटिंग क्या है. अब वहाँ पे भी स्कैम होने लग गए हैं आजकल. तो ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि तुमने प्रोजेक्ट्स कैसे बना रखे हैं. मतलब जितने भी मैंने सीनियर लोगों से बात करी है सब यही कहते हैं कि जब हम रेज्यूमे देखते हैं, चेक करते हैं, तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट सेक्शन ही देखते हैं कि इस बंदे ने क्या क्या चीज़ें मतलब किस किस चीज़ों पे काम कर रखा है, इसका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो कौन सी जगह इंटर्न करी है, किस चीज़ पे इसने काम करा है, वो चीज़ें देखते हैं. क्योंकि यार स्टार्स और तुम्हारे रेटिंग्स वगैरह ना मतलब एक नंबर ही है. अगर तुमसे प्रॉब्लम मैटर नहीं करता है गेस. अगर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तुमसे तो फिर उस स्टार और उसका क्या फ़ायदा है. बट हाँ वो अगर तुमने ICPC कर रखा है तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, वो फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वाली चीज़ हो गई.
इक्विवेलेंट कि तुमने ICPC कर लिया, रीजनल्स तुम गए हो, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, वो तुम्हें DSL को आता है, वो वाली चीज़ हो जाती है। बट रेटिंग्स और स्टार से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। तो आपने एक रेफरल की बात बोली, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट के मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही था आपसे एट द एंड कि रेफरल कैसे लेना चाहिए, मीन्स हाउ टू अप्रोच देम एंड पर्टिकुलरली हाउ टू गेट टू नो अबाउट इंटर्नशिप्स दैट आप, जैसे आई सॉ योर वीडियो रिगार्डिंग गोल्डमैन सैक्स एंड अदर वीडियोज यू ऑल्सो मेक, तो हाउ यू गॉट टू नो फ्रॉम लिंक्डइन और फ्रॉम व्हाट सोर्स एंड हाउ टू गेट रेफरल्स? ओके, तो एक इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है वैसे, हाउ टू अप्लाई ऑफ कैंपस। उसमें मतलब तीनों पार्ट्स बता रखे हैं कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो, वो एक बार देख लेना, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी 3 शॉर्ट में बताऊँ तो यही होता है, डायरेक्टली तुम एक तो वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट चीज़ वो होती है। सेकंड चीज़ होती है यार, तुम किसी रिक्रूटर को अप्रोच करो या फिर किसी बंदे से डायरेक्टली रिक्रूटर का ही मेल वगैरह ले लो, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो तुम्हारी होती है यार, वो होता है कि तुम रेफरल लेके करो, ठीक है। तो ये 3 तुम्हारे चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ जो इसने पूछी कि पता कैसे चलता है यार अपॉर्चुनिटीज़ का, तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, मतलब थोड़ा तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा कि किस टाइम कौन सी कंपनी हायर कर रही है। लिंक्डइन पे अगर तुम थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं यार, काफ़ी लोग डालते ही रहते हैं कि अब इसकी ओपनिंग आ गई है, अब उसकी ओपनिंग आ गई है। तुम टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो लोगों के, जिसमें वो बता देते हैं कि यार ये कंपनी अभी हायर कर रही है, तो ऐसे पता चल जाता है। बाकी तुम्हारे किसी दोस्त से तुम बात कर सकते हो, दोस्त बता देते हैं। तो यही है यार रिसोर्सेज जो तुम यूज़ कर सकते हो कि पता करने के लिए कि कहाँ से मतलब हायरिंग कहाँ हो रही है। Also, I know most of you had did subscribe Nishant Bhaiya's channel, but you can also go subscribe that channel for all such information and opportunities. So, Bhaiya, next question is that considering that you got an off-campus offer from Microsoft, तो इसमें first of all there are a lot of rounds, but first thing is you have to submit a Right. resume. तो resume select होने के क्या chances रहते हैं? Because I've got to know a lot of things about this, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी रहते हैं, बहुत सारी सच्चाई भी रहती है, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ दैट देर आर सम कीवर्ड्स फॉर विच दे सर्च फॉर, सम से कि बहुत सारे केसेस में मैन्युअली रहते हैं चेकिंग रिज्यूमे, सब कहते हैं कुछ मशीन से करते हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट एंड हाउ यू गॉट टू क्लियर दैट? यार जो रेज्यूमेज होते हैं ना, सबसे पहले एक तो तुम्हारी CGPA ज़रूर चेक करते हैं, मतलब जितना मेरे को लगता है। अगर CGPA क्राइटेरिया तो होता ही है, हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। उसके बाद मतलब अगर मैन्युअली चेक हो रहे हैं तो यार प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब अगर कोई HR डायरेक्टली चेक कर रहा है तो प्रोजेक्ट्स। बट जनरली क्या करते हैं यार, जब फ्रेशर्स की हायरिंग होती है ना, तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती। तो अगर तुम CGPA क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, जो 4-5 कीवर्ड्स हैं, मतलब तुमने मतलब अब वो यही चेक करते हैं, तुमने DSL वगैरह कर रखा है, तुम्हें थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो वही स्पेसिफिक कीवर्ड्स वगैरह चेक कर लेते होंगे, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें। तो वो मोस्ट प्रोबेबली सबके रेज्यूमे में मिल जाता है। CGPA क्राइटेरिया तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया तो तुम्हें टेस्ट लिंक आ जाएगा। जो फर्स्ट बैरियर होता है वो तुम्हारा टेस्ट ही होता है। तो टेस्ट के बाद वो मोस्टली शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, मोस्टली लोगों को छांटते हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज़ योर टेस्ट। रेज्यूमे ऑलमोस्ट यार शॉर्ट लिस्ट हो जाता है जनरली, अगर तुम्हारी डिसेंट CGPA है, ठीक है। कॉलेजेस से इतना ज़्यादा नहीं, मतलब फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है। बाकी तुम रेफरल ले लोगे तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉलेज कौन सा है, क्या सीन है। तो यही होता है एग्जैक्टली। तो जैसे आपने बोला द फर्स्ट बैरियर इज़ द टेस्ट लिंक यू गॉट, तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट नोट दैट कि यू गॉट योर ऑफ कैंपस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करते करते स्टेप बाय स्टेप कैन वी यू प्लीज़ जस्ट गिव एडवाइस टू समवन हु इज़ गोइंग टू दैट, कि अगर टेस्ट लिंक है तो व्हाट यू डिड एंड व्हाट द थिंग्स ही और शी कैन डू। ठीक है। तो यार टेस्ट सबसे पहले यार फुल ट्राई करना है कि तुम्हें जितने टेस्ट केसेस तुम पास कर सकते हो, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो स्कोर करो, ठीक है। अगर टेस्ट क्लियर होता है उसके बाद उस कंपनी के आर्काइव्स पढ़ो यार, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 1-2 दिन है तो GFG पे जाओ, आर्काइव्स डालो, मतलब उस कंपनी का सॉर्ट करो उस कंपनी के हिसाब से और पढ़ लो, मतलब 20, 25, 30 जितने तुमसे पढ़े जा रहे हैं, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। वो DS पे फोकस करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं, या फिर कोर CS पे फोकस करते हैं। जो चीज़ तुम्हारी वीक है उसको तुम प्रिपेयर कर लो। एंड मैंने भी सेम चीज़ करी थी। टेस्ट क्लियर होने के बाद मेरे पास 2-3 दिन ही थे, तो मैंने यही प्रीवियस जितने भी राउंड्स मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, 20 के अराउंड, 25 के अराउंड आर्काइव्स पढ़ लिए थे, तो मेरे को आइडिया लग गया था क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर फर्स्ट इंटरव्यू, सेकेंड इंटरव्यू सही चले गए, 2-2 क्वेश्चन दोनों में पूछे थे। एंड उसके बाद यार नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने पूछा क्या पूछता है फाइनल राउंड में, सबने बोला यार कुछ भी पूछ सकते हैं, कोर CS भी पूछ सकते हैं, लो लेवल डिज़ाइन भी पूछ सकते हैं। तो मैंने 1 दिन का गैप था, 1 दिन में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो बस यही करना होता है मोस्टली। तुम्हें क्या करना है यार, आर्काइव्स पढ़ लेनी है, क्योंकि तुमने बेसिक प्रिपरेशन तो कर ही ली है स्टार्टिंग में। अगर तुम कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, DSL को तुम्हें आता ही है, तो आगे बस यही सारी चीज़ें रिवाइज वगैरह करनी होती है। Also, you gave interview in both offline as well as online mode, because हाँ. I think CureFit का नहीं, offline क्योरफिट का था. भी ऑनलाइन ही था,
बट जब मैंने इंटर्नशिप के टाइम इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे वो सारे ऑफलाइन ही दिए थे। सो व्हाट्स द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू, और क्योंकि मोस्ट प्रेफरेबली आने वाले टाइम में ऑनलाइन ही रहने वाला है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन यार ऑफलाइन में ना एक कनेक्ट बनाना ईजी होता है मेरे हिसाब से। एक तो पेन और पेपर पे समझाना होता है मोस्टली तुम्हें, ठीक है, तो पेन और पेपर पे कोड करना और पेन और पेपर पे समझाना इस मच चीज़ है। डायग्राम्स वगैरह बना के समझा सकते हो तुम, मतलब अपना फ्लो समझा सकते हो, वो पेन पेपर पे काफ़ी इजीली हो जाता है, ठीक है। टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आते, ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस तो आते ही रहते हैं अगर तुम ऑनलाइन दे रहे हो। बट ऑनलाइन में भी यार बेनिफिट ही है, तुम अपने घर पे बैठ के दे रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट थोड़ा चिल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि वहाँ थोड़ा टेंस सा रहेगा, तुम सब अपने आसपास लोगों को देख रहे हो, लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो घर पे बैठ के थोड़ा वो एक कंफर्ट जोन में तुम दे रहे होते हो, ये फ़ायदा होता है। बाकी वर्क अराउंड्स हैं यार, ये पेन और पेपर के अब गूगल जामबोर्ड लोग यूज़ करने लग गए हैं, मतलब चल जाता है उससे काम थोड़ा बहुत। बाकी यार दोनों सही है, मतलब मैं दोनों ही प्रेफर करूँगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। बट ऑनलाइन का यही है, अपने घर पे बैठ के तुम आराम से इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हो। ऑफलाइन में कॉल मतलब जहाँ पे भी जाना पड़ेगा तुम्हें, मेहनत लगेगी, रिजेक्शन अगर होगा तो बुरा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे रिजेक्शन हो तो घर पे ही हो, जाके सो जाओ, तो वो एक ठीक है। चीज़ सही है। ये ज़्यादा अच्छा रहता है, बट प्रेशर वी हैव टू हैंडल इन बोथ द Right. सिचुएशन। सो प्रेशर हैंडलिंग का अगर आपके पास कोई टेक्निक या द वे यू डिड, बिकॉज पर्सनली आई गेट वेरी नर्वस बिफोर दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, बिफोर 5 to 10 minutes आई वॉज नर्वस के हाउ डिड आई विल आस्क क्वेश्चन, क्या फ्लो रहने वाला है, बट यू आर वेरी सपोर्टिव फॉर दैट। बट हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर इन इंटरव्यू? यार ये ना सबके साथ होता है, मतलब प्रेशर वाली चीज़ जो है ना मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। इसमें कोई नर्वसनेस जो हो गई, एंग्जाइटी हो गई, अगर इंटरव्यू से पहले जा रहे हो तो ये तो होता ही है कि तुमने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तुमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सही पूरी पढ़ी है नहीं पढ़ी, तुम्हें एल्गोरिथम से याद है नहीं याद है, ये सारी चीज़ें सबके दिमाग में आती हैं। बट एक बारी लंबी सी सांस लो और भाई चले जाओ, क्योंकि वहाँ जाके जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, तुम्हें हिंट्स वगैरह देते रहते हैं, अगर तुम कहीं पे स्टक हो जाते हो तुम्हारी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको यार वो आए ही तुम्हें सेलेक्ट करने, वो तुम्हें रिजेक्ट करने नहीं आए हैं, क्योंकि उनको लोग चाहिए। ये वाली चीज़ ध्यान रख के ही इंटरव्यूज़ में जाओ, एंड हो जाता है। अगर तुम रिजेक्ट होते हो तो यार फिर मतलब ठीक है, जो तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ लगती है खाने में वो जाके खा लो, कुछ नहीं हो रहा तो जाके सो जाओ भाई, ठीक है, और नेक्स्ट कंपनी के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा देर तक उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम ऑन कैंपस कर रहे हो तो यार हर दिन एक कंपनी आ रही होती है, हर दिन 2 कंपनी आ रही होती हैं, तो तुम्हारे पास रिजेक्शन लेके बैठने का तो टाइम होता ही नहीं है। ऑफ कैंपस भी कर रहे हो यार, तुम्हारे पास अगर तुमने कुछ गलतियाँ करी हैं उसमें लास्ट वाले राउंड्स में, तो तुम उसको सुधारने पे ज़्यादा टाइम लगाओ ताकि नेक्स्ट टाइम फिर रिजेक्शन ना आए। तो रिजेक्शन होते हैं यार, सबको बुरा लगता है, मेरे को भी लगता था, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि रिजेक्ट बुरा नहीं लगता तो वो कोई सही बात होगी नहीं, तो उसका होता है, बट यू हैव टू डील विद इट। उसका कोई वर्क अराउंड नहीं है, तुम्हें डील करना ही पड़ेगा रिजेक्शन से अगर हो रहा है तो। हाँ, एक अगर पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते तो हाँ, वी कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तो हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज दैट व्हेन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स दैट आई एम गोइंग टू डू अ पॉडकास्ट विद यू, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना, कि वो सब लव बब्बर भैया वाली शीट कर रहे हैं पर्टिकुलरली, एंड यू नो हिम पर्सनली एज वेल, सो एंड यू ऑल्सो डिड इट। तो क्या जैसे पर्टिकुलरली मैं भी लव बब्बर भैया की शीट करता हूँ, एंड ऑल द CS फंडामेंटल्स वाला भी रोड मैप उन्हीं का फॉलो कर रहा हूँ, तो एनी एडवाइस फॉर दैट पर्टिकुलरली कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एंड आई थिंक दोज आर द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल। तो एक चीज़ है कि मैंने लव सर की शीट तो नहीं करी थी, क्योंकि मेरे टाइम तक तो नहीं आई थी वो, तो मैंने तो लीड कोड से ही प्रिपेयर किया था अपना। एक चीज़ ये बताता हूँ कि जब तुम कोई डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो ना, तो उसका बेसिक कर लो, लाइक मीडियम थोड़े बहुत कर लिए, इजी सारे क्वेश्चंस कर लिए, जो हार्ड और तुम्हारे थोड़े मीडियम्स हैं उनको रख लो साइड में थोड़े टाइम के लिए, एंड उनको एंड में करो विदाउट लाइक लुकिंग एट द टैग्स। क्योंकि अगर तुम टैग देख लेते हो तो एक कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी कम हो गई। जैसे अगर तुम ट्रीज़ के क्वेश्चंस करते जा रहे हो, हार्ड ट्री का क्वेश्चन करो, तुम्हें पता है इसमें ट्री ही लगेगा यार, तो तुम वो एक स्टेप छोड़ देते हो, तुम वो सोच ही नहीं पाओगे कि यार इसमें ट्री कैसे क्यों लग रहा है, राइट। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी तुम अगर लव सर की भी 450 क्वेश्चन वाली शीट कर रहे हो, तो उसमें बाद में जो तुमने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उनको अलग डालना एक शीट में, उनको रैंडमली सॉर्ट करना और उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना। टैग्स मत देखना, टैग्स देखने से कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में टैग्स नहीं लिखे होते, तुम्हें खुद डिड्यूस करना होगा, ये ग्रीडी का क्वेश्चन है, DP का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, ट्रीज का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है अगर तुम्हें आदत ही बस टैग लगा के सॉल्व करने की है। बाकी यार नोट्स वगैरह तो तुम किसी के भी यूज़ कर लो यार, मतलब तुम्हें समझ आनी चीज़ चाहिए, लव सर के कर लो, मेरे देख लो, किसी के भी देख लो, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, उनका जो रोड मैप वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन वाली शीट तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली लीड कोड पे जाके भी तुम प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू।
ये टैग्स वाली चीज़ आपने एकदम सही बोली, बिकॉज पर्सनली व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग कि ओके सारे टीज के ही क्वेश्चन है तो मैं माइंडसेट ही वही रहेगा. यस, फॉर दैट व्हाट आई पर्सनली फॉलो इज कि आई हैव डिवाइडेड अ 50-50 रूल कि आई डू फर्स्ट 50 क्वेश्चंस एंड 50-50 क्वेश्चंस ऑफ ऑल, और बाकी जो भी लीड कोड के कॉन्टेस्ट रहते हैं तो कुछ क्वेश्चंस मेरे से बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते. जो नहीं बनते हैं आई विल ऐड देम इन अ पर्टिकुलर शीट और उसको बाद में मैं रेंडमली सॉल्व करता रहूँगा. तो उसमें बढ़िया अप्रोच है, सही है. ओके, सो भैया द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज, बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा है, आपने पर्टिकुलरली इस पे वीडियो भी बना रखी है, बट आई वांट टू आस्क अगेन दिस क्वेश्चन क्योंकि ये वन ऑफ द डिमांडेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दैट CTC, दैट 42 lakhs और पर्टिकुलरली एनी पैकेज, कि क्या रहता है. बिकॉज ये क्वेश्चन जितनी बार पूछो जितनी बार आप एक्सप्लेन करो उतना कम है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज वन ऑफ द गोल्स, नॉट प्राइमरी और सेकेंडरी बट डिपेंडिंग. इसमें ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तुम्हारी बेस सैलरी, जॉइनिंग बोनस और तुम्हारे स्टॉक्स, मेजरली ये कंपोनेंट्स होते हैं. एक तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस होता है, ठीक है. बेस सैलरी जो होती है डिवाइडेड बाय 12 में हर मंथ मिलेगी, ठीक है. ये तुम्हारी हर मंथ की सैलरी है. जॉइनिंग बोनस होता है तुम्हें फर्स्ट ईयर या 2 साल मिल रहा होता है, ठीक है. वो फर्स्ट मंथ के साथ सैलरी के साथ आएगा, वो तुम्हारा 2 लाख 3 लाख 4 लाख हर कंपनी का अलग होता है. थर्ड चीज़ होती है तुम्हारी परफॉर्मेंस बोनस. परफॉर्मेंस बोनस होता है 10 to 20% ऑफ योर बेस सैलरी. अगर बेस सैलरी 12 लाख है तो 1.2 to 2.4 लाख के अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन तुमने उस साल में कैसा परफॉर्म किया, तुम्हारे मैनेजर्स का रिव्यू वगैरह कैसा था, ये सारी चीज़ों से वो बताते हैं. एंड फाइनली जो होते हैं वो स्टॉक कंपोनेंट्स होते हैं. अब स्टॉक्स में भी तुम्हारे टैक्स वगैरह लगता है. जैसे अगर तुम्हें 10 स्टॉक मिल रहे हैं किसी कंपनी के तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें 7 ही मिलेंगे, जो उसमें से 30% मतलब 3 उसमें से हटा देते हैं, वो टैक्स में कट जाता है. इसमें भी काफ़ी रूल्स वगैरह होते हैं कि तुम्हें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है अगर तुम बाद में कभी सेल करते हो. वो थोड़ी डिटेल्स है, जब तुम कंपनी ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएंगी. बट हाँ, यही मोटा मोटा यार यही डिवीजन होता है. एंड अब इसमें तुम्हें क्या चूज़ करना चाहिए, बेस कंपनी का ज़्यादा अच्छा हो या स्टॉक ज़्यादा अच्छा हो, वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है. अगर तुम्हें इतनी नॉलेज है कि तुम्हें कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो तुम ज़्यादा बेस वाली कंपनी प्रेफर कर सकते हो. बिकॉज तुम एट द एंड ऑफ द डे यार इन्वेस्ट कर रहे होगे. तुम अगर 20 लाख का पैकेज ले रहे हो तो उसमें से तुम यूज़ कितना ही करोगे, तुम 7 लाख 8 लाख ही यूज़ करोगे मतलब साल का. इससे ज़्यादा कितना मतलब होता है, ठीक है. स्टार्टिंग के 2-3 महीने होते हैं, पैसे हैं तो उड़ा लेंगे, ठीक है. नया आईफोन ले लिया, नया लैपटॉप ले लिया, मम्मी पापा को गिफ्ट कर दिया, सब कर दिया. बट 5 महीने 6 महीने के बाद फिर वो तुम 50-60 हज़ार या 50-60 हज़ार ही यूज़ कर रहे होगे अपनी सैलरी के, बाकी सब तुम इन्वेस्ट ही कर रहे होगे या उससे भी कम ही यूज़ कर रहे होगे, रेंट दोगे और ये सारी चीज़ें. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, खुद फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, तो ज़्यादा बेस ले सकते हो. अगर तुम्हें नहीं लगता, तो मेरे जैसे हो, तुम्हें लग रहा है कि कंपनी स्टॉक दे रही है तो स्टॉक ले लो, मतलब मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है. तो यही होता है यार. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो वी डिस्कस अ लॉट ऑफ अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स एंड ऑल द थिंग्स. तो ये तो हुआ एक पर्सपेक्टिव. तो नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द यूट्यूब दैट पर्टिकुलरली I am very inspired from you in that way. तो first of all I want to discuss about the 30 days challenge. तो last month भैया ने 30 days challenge किया था. In that he daily posted one video and it was not like कि एक वीडियो पोस्ट करनी है इसलिए कर दिया. Each and every video was interesting, content अच्छे से curate हो रहा था and was very helpful. तो वो आप first of all तो आपका mindset क्या रहा उसमें, confidence आपका कितना बढ़ा, आपका कितनी personality growth हुई, और कैसे आप सोचते थे उसके बारे में. मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ टॉपिक टू मेक अ वीडियो पर्टिकुलरली. तो जब मेरे को पता चला कि यार मेरी जुलाई में ज्वाइनिंग होने वाली है, एंड मेरे को लगा कि उसके बाद यार टाइम कम ही मिलेगा, क्योंकि तुम देख सकते हो जितने भी अनुज भैया को ले लो, लव बब्बर सर को ले लो, किसी को भी ले लो, सब वीडियोस कम डाल पाते हैं व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग. मेरे को पता था यार मैं कम ही डाल पाऊँगा. मैंने सोचा एक बार ये करके देखते हैं 30 days 30 वीडियोज़. तो मैंने सबसे पहले क्या करा यार, मतलब अपना जून स्टार्ट होने से पहले एक वीक पहले मैंने क्या करा, एक पेन और पेपर लिया और मैंने आइडियाज़ लिखने शुरू करे. सो थैंक यू निशांत भैया फॉर द सेशन. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल. एंड यार ऑल द बेस्ट तेरे को भी अपने इंटर्नशिप सीजन के लिए, एंड तेरे दोस्तों को भी जिन्होंने यार क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए बोला था, सबको ऑल द बेस्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं. ठीक है, चिराग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ.